हे गाइस, आज हम एक मंदिर जिसे पंचवर्ण स्वामी मंदिर कहते हैं उसे देखने जा रहे हैं। और बाहर से यह पिछली सदी में बने हुए किसी भी साधारण मंदिर की तरह ही दिखता है, लेकिन ये कम से कम 2000 साल पुराना है। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा आकर्षक है वो है इस मंदिर की रूपरेखा। इसकी रचना कुछ इस तरह की गई है कि आम पर्यटक साधारण नक्काशियों को देखते हैं, और अगर आप एक गंभीर शोधकर्ता हैं तो यहाँ चौंकाने वाली आकृतियां हैं, और वे सभी मंदिर के अंधेरे कोनों में बनाई गई हैं। आज भले ही मंदिर में बिजली की रोशनी है, फिर भी सबसे अजीब नक्काशियां गहरी अंधेरी जगहों में छुपी हुई हैं, और इनका आज से पहले कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आइए इस आकृति पर एक नजर डालते हैं। इस आकृति का सर सीधे खड़े हाथी का है। आप सोच सकते हैं कि ये हिंदुओं के लोकप्रिय देव गणेश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह एक महिला की आकृति है और गणेश पुरुष हैं। और इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके गरुड़ जैसे पंख हैं। आप परों को भी देख सकते हैं। अब पैरों को देखिए, ये लंबे पतले बेलनाकार पंजे हैं जो किसी भी स्पष्टीकरण को झुठलाते हैं। ये क्या हो सकता है? आज भी वैज्ञानिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके ऐसी प्रजाति बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। हमारे पास आज की तारीख में ऐसा करने के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है, लेकिन आज से 100 साल बाद हम आराम से परों वाले हाथी जैसी प्रजाति बना सकेंगे। आप विश्वास करें या ना करें, ऐसा कहा जाता है कि वैज्ञानिक गुप्त रूप से पंख वाले इंसानों को बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अभी से 200 साल से भी कम में वे इसे हासिल कर लेंगे। और यहाँ इस नक्काशी में हम ठीक उसे ही देख रहे हैं। पहली नजर में मैंने सोचा कि ये एक बच्चे के साथ खेलती हुई एक आम माँ है, लेकिन ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि इसके पंख हैं जो उड़ने के लिए तैयार हैं। जहां ये नक्काशियां संभवतः भविष्य की होने वाली तरक्कियों को दिखाती हैं, यहाँ एक आकृति है जो सुदूर अतीत से कुछ दिखाती है। ये जानवर जिसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये सेवरटूथ कैट है, जिसे सेवरटूथ टाइगर भी कहते हैं। इस विशेष प्रजाति को थाइलाकोस्मिलस कहते हैं। थाइलाकोस्मिलस आधुनिक शेर या बाघ जैसा दिखता था, लेकिन एक बड़ा अंतर इसके असाधारण रूप से लंबे ऊपरी कैनाइन दांत हैं। ये आकृति बिना किसी संदेह के इसी विशेष प्रजाति को दिखाती है, जिसमें उभरे हुए दांत और एक लंबी पूंछ है। अगर आप इस आकृति की तुलना आज के फॉसिल एविडेंस से बनाए हुए जानवर से करें, तो हम देख सकते हैं कि ये लगभग एक जैसे हैं। फिर भी एक समस्या है। सभी विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रजाति लगभग 2.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है, और इतिहासकार और पुरातत्वविद हमें बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 2000 साल पहले हुआ है। मूर्तिकारों को ऐसे जानवर की आकृति बनाने के लिए थाइलाकोस्मिलस को देखना जरूरी होता, तो मूर्तिकारों ने 2000 साल पहले इस जानवर को इतनी बारीकी से कैसे बनाया, जबकि ये प्रजाति 2.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। इसके बारे में सोचिए कि एक मंदिर में भविष्य में होने वाली और सुदूर अतीत दोनों से संबंधित नक्काशियां कैसे हो सकती हैं। समय यात्रा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे कोई भविष्य और अतीत दोनों की घटनाओं को ठीक ठीक रिकॉर्ड कर सकता है। क्या भारत के पौराणिक निर्माणकर्ता समय यात्रा करने में सक्षम थे? क्या हिंदू धर्म में समय यात्रा के और सबूत हैं? विचार करने योग्य बात यह है कि भागवत पुराण नाम का एक पौराणिक ग्रंथ न सिर्फ समय यात्रा को बल्कि समय के फैलाव के सिद्धांत को भी ठीक ठीक समझाता है। जबकि हम ये सोचते हैं कि
अल्बर्ट आइंस्टाइन इसे पूरी तरह से समझने वाला पहला इंसान था। इस ग्रंथ के अनुसार एक राजा और उसकी बेटी तारों की यात्रा कर भगवान ब्रह्मा से मिलने जाते हैं, जो कि दूसरे ग्रह पर रहते हैं। उन्हें ब्रह्मदेव से मिलने के लिए कुछ पल इंतजार करना पड़ा, और जब राजा ने उन मुद्दों की बात की जिसका सामना वे आज पृथ्वी पर कर रहे थे, ब्रह्मदेव जोर से हंसने लगे और समझाया कि समय जीवन के अलग स्तर में अलग तरह से चलता है। ब्रह्मदेव ने बताया कि इस थोड़े से वक्त में जिसे राजा और उनकी बेटी ने तारों की यात्रा करते वक्त महसूस किया, धरती पर 116 मिलियन वर्षों से ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि जब तुम वापस जाओगे, धरती के तुम्हारे सारे मित्र, शत्रु और उनके पुत्र और उनके सभी वंशज बहुत सालों पहले ही मर चुके होंगे। अब किसी को उनका नाम तक नहीं पता होगा। बेशक 19वीं शताब्दी से पहले लोग इस कहानी को एक निराधार कल्पना बताते थे, जिसका कोई तर्क ही ना हो। और तब आइंस्टाइन आए और समय यात्रा और समय के फैलाव को समझाया, और अब वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हाँ, ये समय यात्रा और समय के फैलाव का शुद्ध विवरण है। लेकिन जो बात मुझे सचमुच चौंका रही है कि इस मंदिर में ब्रह्मा की उनके ग्रह में आकृति भी बनाई गई है, और ये बिल्कुल विदेशी लगती है। ये धरती से मेल नहीं खाती। ब्रह्मा मनुष्यों जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी अजीब लंबी दाढ़ी है और उनकी जटाएं उनकी कमर तक आती हैं। इस ग्रह पर दिखाया हुआ ये पेड़ किसी आम पेड़ की तरह नहीं दिखता। असल में यह एक मस्तिष्क की तरह ज्यादा दिखता है, और इसका तना ब्रेन से निकलने वाले स्टेम से मेल खाता है। ये किसी कारण से चेतना और आध्यात्म की ओर इशारा करता है। और ये पेड़ किससे जुड़ा हुआ है? एक रहस्यमय लिंगम, जिसे अक्सर असीम ऊर्जा का स्रोत बताया जाता है। शायद ब्रह्मा इस बड़ी ऊर्जा के स्रोत को छूकर अपने यंत्र में कुछ ऊर्जा ले रहे हैं। उन्होंने एक रहस्यमय हैंडबैग को पकड़ा हुआ है, और ध्यान दें कि ये प्राचीन हैंडबैग जमीन को स्पर्श नहीं करता। हम ये चित्रण बार बार देखते हैं, न सिर्फ पुराने भारतीय मंदिरों में, बल्कि दुनिया की सभी सभ्यताओं में। सभी पौराणिक सभ्यताओं के देवता और संत एक रहस्यमय बैग को साथ रखते हैं, जो कभी धरती को नहीं छूता। यह एक मानक प्रक्रिया है जो आज हम सभी बैटरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या ये थैली किसी तरह की ऊर्जा का स्रोत थी? अब पौराणिक निर्माणकर्ताओं ने इस मंदिर की रूपरेखा को ऐसा क्यों बनाया कि सारी अजीब आकृतियां अंधेरी जगहों पर हैं, जहां आम पर्यटक इन्हें नहीं देखते। मैं जितना ज्यादा देखता हूं, ये उतनी ही ज्यादा रहस्यमयी होती जाती हैं। याद है, मैंने आपको एक साइकिल की नक्काशी दिखाई थी। ये आकृति भी इसी मंदिर में है। आम पर्यटकों को ये आकृतियां बिल्कुल नहीं दिखती, लेकिन क्या इन्हें मेरे जैसे शोधकर्ताओं को नजर आने के लिए एक सुराग की तरह छोड़ा गया था? क्या प्राचीन निर्माणकर्ता समय यात्रा कर सकते थे? क्या इसीलिए हम सुदूर अतीत और भविष्य की आकृतियों को यहाँ देख रहे हैं? वरना और भला कैसे वे जेनेटिकली इंजीनियर्ड हाइब्रिड और विलुप्त जानवर दोनों को बना सकते हैं? शायद इन सभी प्रश्नों का जवाब इस मंदिर की छत पर मिल सकता है। ज्यादातर मंदिरों की छतों पर जटिल सिमेट्रिक पैटर्न बने होते हैं, लेकिन जब मैं इस मंदिर की छत को देखता हूं, तो यहाँ कुछ गैर मामूली है। इस जगह पर ज्यादा रोशनी नहीं है, लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि ये क्या है? क्या इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब इसमें है? क्या प्राचीन निर्माता समय यात्रा और तारों के बीच की यात्रा करने में सक्षम थे? मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। बाय।